post the answers at the earliest, that what will be the answer. Combined mean क्या होने वाला है? आपको frequencies given है and we have to calculate the combined mean what it will be. बहुत सिंपल से आपके पास देखो, ब्रांच ए के केस में आपके पास क्या है, एवरेज डिपॉजिट 120 लाख है, तो एवरेज मल्टीप्लाइड बाय जो नंबर ऑफ अकाउंट्स है 80. ब्रांच बी के केस में है 150, आपके पास एवरेज है 120 अकाउंट्स एंड डिवाइड बाय जो आपका टोटल नंबर है, ठीक है, 80 प्लस 120. दिस इज द आंसर. तो इसको कैलकुलेट कर लो, 120 इंटू 80 9600 एंड डिवाइड बाय 200, दैट इज 138. तो आंसर आएगा ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अ लोन पोर्टफोलियो shows the following ticket size distribution. 25% of loans are lesser than equal to 2 lakh, 50% lesser than equal to 5 lakh, 75% lesser than equal to 12 lakh. The quartile division and coefficient division, and we are to use the standard Carl-Pearson formula. We are to use the standard Carl-Pearson formula. What those will be? सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एंड वहां पर हम समझ नहीं पाते कि कौन से चैप्टर से आगे की, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं. देन वी थिंक लाइक दैट वी हैव नॉट इवन gone through the particular questions. हमने चीजों को समझा ही नहीं. सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? अच्छा, क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला क्या था? क्वार्टाइल डिवीजन, इफ यू रिमेंबर, दैट वाज इंटर क्वार्टाइल रेंज. पता थी ना आपको, Q3 माइनस Q1 इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसका सेमी डिवाइड बाय 2. याद आया अभी? दिस इज द फॉर्मूला. तो आपको यहाँ पर दी गई है. अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना परसेंटेज वाइज, दिस इज व्हाट एक्चुअली, दिस इज योर डिविएशन. 25%, ध्यान से देखो, 25%, 75%, ये आपके पास कौन सी वैल्यू है? दिस इज Q1, 50% Q2 एंड Q3. ये वैल्यूज दे दी आपको ऑलरेडी. अब याद हो गया? तो इट विल बी Q3 कितनी है? 12 लाख. Q1 कितना है? 2 लाख. 12 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, सिंपल 5 लाख. अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन क्या रहेगा? व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन? बहुत इजी है. कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1. अरे ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते. सो इट विल बी 12 माइनस 2 डिवाइड बाय 12 प्लस 2. निकाल लो आंसर. So it is 10 divided by 14, that is 0.714. 0.714. तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. हो गया क्लियर ये वाला? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ. एन इक्विटी पोर्टफोलियो अर्न्स annual returns of 20%, minus 10%, 15%, 25% over 4 years. The correct measure to compute the average annual return CAGR style is geometric mean of the gross return multipliers. The CAGR is closest to what? So we are to basically calculate the CAGR for this case. Geometric mean का इस्तेमाल करना है. The 4 values are given to you and आपको जो closest geometric mean है उसको calculate करना है. तो आपको values दी गई हैं. Now फर्स्ट ईयर का कितना दिया गया? इट इज गिवन टू बी 20%. जब भी आपको ज्योमेट्रिक मीन करना हो तो आपको इसको मल्टीप्लायर्स में चेंज करना पड़ेगा. ग्रॉस रिटर्न मल्टीप्लायर निकाले थे ना हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था इससे रिलेटेड एक. तो दैट विल बी 20% है तो 1 ऐड कर दो, दैट इज 1.20. 1.20 हो जाएगा. अच्छा, दूसरे का माइनस 10 है यानी कि 100 माइनस 1 यानी कि 0.9 हो जाएगा. अगले का 1.15 हो जाएगा एंड फिर 1.25 हो जाएगा. एंड फर्दर फोर्थ रूट ऑफ दिस एंड देन -1 आउट ऑफ इट. जो 1 ऐड किया था उसको माइनस भी तो करना है, राइट? तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 1.15 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, दैट इज इक्वल टू 1.5525 एंड फोर्थ रूट ऑफ दिस -1. अगर हम सिंपली इसका रूट करते हैं तो दैट इज 1.2 समथिंग, राइट? एंड फिर से उसका रूट करते हैं तो आपको जस्ट एक आइडिया हो जाएगा कैसे होना है. तो ये आ गया मेरे पास 1.11 यानी कि 2 बार रूट कर दिया मैंने, ठीक है? तो 1.11 आ गया मेरे पास. 6 माइनस 1 किया तो ये आ गया 11.6%. तो ये आंसर आ गया मेरे पास एंड हियर इज आंसर. ऑप्शन बी आंसर आ गया 11.6%. इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे, मैं बार बार बोल दे रहा हूं. तब ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि कैसे सॉल्व किया कैसे नहीं किया. अब सीधे सीधे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना. CIB है तो आपको एनुअल रिटर्न दिए, CAGR स्टाइल बता दिया उन्होंने एंड मल्टीप्लायर का इस्तेमाल ये बता दिया इन्होंने कि मल्टीप्लाई करना है. बट यहाँ क्वेश्चन में कई बार तो CIB में बताएंगे भी नहीं. तो आपको खुद ही पता होना चाहिए कि मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करते हुए हम रिटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है? अभी आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर. ब्रांच X रिपोर्ट्स SD ऑफ डेली कैश रिसीट्स ₹4 lakh on a mean of 40 lakh. Branch Y reports standard deviation 6 lakh on a mean of 50 lakh. Which branch shows great relative variability and what is the difference in CV? CV यानी कि coefficient of variation की बात हो रही है अभी, ठीक है? अभी हमने कवर किया था ना coefficient of variation से रिलेटेड
तो उसके बारे में आपको आंसर करना है, रिलेटेड टू द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जल्दी से आंसर पोस्ट करो अभी। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, व्हाट विल द फॉर्मूला रिलेटेड टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला तो सिंपल है, वी लर्नड अबाउट इट। सीवी का फॉर्मूला सिंपल है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। अब यहां पर ब्रांच ए के केस में कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है 4 लाख रुपीज 40 के ऊपर, तो इट इज 4 डिवाइड बाय 40 फॉर द ब्रांच 1। सेकंड ब्रांच के लिए कितना है 6 अपॉन 50, तो दोनों को निकाल लो, सॉल्व कर लो। सो इट इज 4 डिवाइड बाय 40, दैट इज 0.1, एंड 6 डिवाइड बाय 50, दैट इज 0.12। तो ये आपके पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एंड पहले केस में कितना आया, इट इज 10%, दूसरे के केस में आया 12%। तो विच वन वुड बी बेटर, ब्रांच ए इज डूइंग बेटर और ब्रांच बी इज डूइंग बेटर। डेफिनेटली ब्रांच ए इज डूइंग बेटर। यहां पर ब्रांच ए में स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो सिंपल सा फंडा, यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा। एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हमेशा और हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है, तो इट इज 10% एंड इट इज 12%। जितने भी कोफिशिएंट्स निकालिए हमेशा परसेंटेज में, 10% 12%, सो 12% माइनस 10% दैट इज 2%। सो ब्रांच एक्स, नॉट ए बी, सॉरी, यहाँ पर एक्स आएगा, ये वाई आएगा, राइट। तो ब्रांच एक्स जो है वो बेटर कर रही है एंड विद 2%, तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया, यहां तक 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। एंड ये सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल रहेंगे फॉर द प्रीमियम यूजर्स, राइट।